हेलो स्टूडेंट, तो हम देखने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स का नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग सीरियल्स अपरेटस, ठीक है ना, से निकालेंगे यंग्स मॉडुलस किसी भी वायर का। अब देखो, सुनने में तो खतरनाक लग रहा है कि सीरियल्स अपरेटस क्या बीमारी होती है सर, कैसे निकालेंगे, बहुत खतरनाक सा हो जाएगा। कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। लेक्चर्स में आपने सीखा हुआ है और जुगाड़ आपको बता दूंगा। देखो, पहले तो सीरियल्स अपरेटस देखो, देखने में तो डरावना सा लग रहा है ना। तो ये डरावना सा नहीं है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। बताता हूँ क्या है। देखो, इसमें दो वायर्स हैं। तो पहले तो ये नीचे वाला फ्रेम भूल जाओ। तो दो वायर्स जो दिख रही हैं, एक हमारी ऑक्सिलरी वायर है, मतलब रेफरेंस वायर, इसको ए नाम डाल देते हैं, और एक हमारी एक्सपेरिमेंटल वायर है जिसका हम यंग्स मॉडुलस निकालना चाहते हैं, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, इन दोनों वायर के लेफ्ट और राइट पर ये आप देख रहे हो रेक्टेंगुलर फ्रेम्स लगा दिए, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर फ्रेम कुछ नहीं यार, लोहे की पत्ती ले लो, इस तरीके से उठा करके दोनों तरफ एक बराबर फ्रेम टांग दो, दैट्स इट, सिंपल काम, ठीक है ना। तो हमने दोनों तरफ फ्रेम सस्पेंड कर दिए, बीच में हमने एक स्पिरिट लेवल रख दिया। अब ये स्पिरिट लेवल क्या चीज़ होती है, ये बताता है कि ये चीज़ हॉरिजॉन्टल है या नहीं है। जैसे प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे देखो, मेरे हाथ में ये स्पिरिट लेवल है, ठीक है ना, ये इसका हॉरिजॉन्टल लेवल मेजर करने का है। अब आप ये बीच में एयर बबल देख रहे हो ना, ये एयर बबल इधर उधर स्विंग कर रहा है। अब जैसे, ठीक है, अभी ये पूरा प्रॉपर हॉरिजॉन्टल है, जूम करके देख लेना आप इसको, ठीक है ना। तो अगर ये प्रॉपर हॉरिजॉन्टल रहेगा तो ये स्पिरिट लेवल, यानी ये जो एयर बबल है, ये बिल्कुल बीच में आएगा। अगर मैं इसको इधर झुका दूं तो देखो इधर भाग गया, है ना, और अगर मैं इसको इधर झुका दूं तो इधर भाग जाएगा। तो जिधर झुकाओगे उसके उल्टा भाग जाएगा एयर बबल। ये दिखाएगा कि यार ये टेढ़ा है, सिंपल सा फंडा, बस इतना सा है। तो ये बेसिकली स्पिरिट लेवल हमें ये चेक करने के काम में आता है कि कोई भी चीज़ हॉरिजॉन्टल है प्रॉपर या नहीं है। तो हमने क्या किया, ये दो फ्रेम लिए, बीच में ये इस तरीके से स्पिरिट लेवल से हमने चेक कर लिया, हाँ भाई दोनों तरफ जो है बराबर चीज़ है, ऐसा नहीं कि एक तरफ ज़्यादा झुक रहा है एक तरफ कम जा रहा है, ठीक है। अब क्या किया, दोनों तरफ सेम से वेट टांग दिए, सेम वेट बिल्कुल। अभी हमने दोनों तरफ बिल्कुल सेम वेट टांगे हुए हैं। बीच में आप देख रहे हो कि स्फेरोमीटर है, ये इसकी स्केल हो गई, ठीक है ना। इस स्क्रू से हम क्या कर सकते हैं, इस स्पिरिट लेवल को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे पेन को आप ले लो, स्फेरोमीटर की टिप, ठीक है ना। अब अगर मान लो पेन इधर साइड टिल्ट हो गया तो मैंने इस तरीके से पेच कसा, ये यूं करके ऊपर गया और ये जा करके सीधा हो गया। सिंपल एक्सपेरिमेंट है। तो हम क्या कर सकते हैं, सर्कुलर डिस्क को रोटेट करके इस स्पिरिट लेवल को हॉरिजॉन्टल बैलेंस कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने क्या किया, दोनों तरफ वेट सस्पेंड किया और इस सर्कुलर स्केल को बैलेंस करते हुए हमने स्पिरिट लेवल को बिल्कुल, एयर बबल को बिल्कुल बीच में ले आए, ठीक है ना। मान लेते हैं इस वक्त इसकी रीडिंग जो है, जब ये दोनों तरफ सेम वेट थे तो ये रीडिंग R0 थी, ठीक है ना। अब इससे किस चीज़ से क्या पता करेंगे वो हम आगे शुरू करते हैं। इस वायर की लेंथ हम मीटर स्केल से मेजर कर लेंगे अपना, ये लेंथ हम L ले लेते हैं, ठीक है ना। इस वायर की डायामीटर हम अपना स्क्रू गेज से मेजर कर लेंगे, ठीक है ना। स्क्रू गेज लगाया हमने, वायर की डायामीटर मेजर कर ली, ठीक है ना। डायामीटर की वैल्यू D ले लेंगे। तो हम क्या क्या चीज़ें मेजर कर लेंगे, लेंथ स्क्रू गेज से, डायामीटर हम लेंथ हम मीटर स्केल से, डायामीटर हम स्क्रू गेज से मेजर कर लेंगे, और इस स्फेरोमीटर से हम क्या करेंगे, स्पिरिट लेवल को बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रखेंगे। और अभी हमने दोनों तरफ सेम वेट लगाए हुए हैं, ठीक है, समझ गए आप इतना। अब हम क्या करेंगे, इधर के वेट को धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। तो सिर्फ एक साइड के वेट को इंक्रीज करेंगे तो ये वाला फ्रेम क्या करेगा, वायर को ज़्यादा खींचेगा, तो वायर खींचना शुरू हो जाएगी। अब आपने मेरे से क्या पढ़ा हुआ, वायर एक स्प्रिंग की तरह बिहेव करती है ना। अब इक्विलिब्रियम में होगी तो F बराबर kx होगा ध्यान से सुनना, तो mg बराबर kx होगा। तो अब हम ग्राफ, ये लैब में करते हैं, ग्राफ प्लॉट करेंगे x वर्सेस mg का, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा ओरिजिन से पास करता हुआ, उसके स्लोप से यंग मॉडुलस निकाल लेंगे। सुनने में तो खतरनाक लग रहा है सर, ठीक है ना, करने में बहुत आसान है। हम तो थोड़े मैंने आपके मजे ले लिए जल्दी जल्दी बोल करके, अब मैं आपको पूरा डिटेल से सिखाता हूँ। तो अब हम इस एक्सपेरिमेंट को नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं। हमने क्या क्या मेज़र कर लिया, लेंथ मेज़र कर ली मीटर स्केल से, डायामीटर मेज़र कर लिया स्क्रू गेज से, दोनों तरफ सेम वेट लगाए, स्फेरोमीटर की रीडिंग हमने R0 ले ली, ठीक है ना। तो जो जो चीज़ें हमने कर ली हैं लैब के अंदर, हम वो उसको देख लेते हैं। तो हमने क्या क्या कर लिया, L लेंथ ऑफ वायर ये मेजर कर लिए फ्रॉम स्केल, नॉर्मल स्केल, डायामीटर स्क्रू गेज से, ठीक है, और रीडिंग ऑफ स्फेरोमीटर
जो कि हो गई हमारी आर नॉट। अब क्या करते हैं, अभी तक तो दोनों तरफ का वेट बराबर था, ठीक है ना, और स्फेरोमीटर से हमने इस लेवल को बिल्कुल हॉरिजॉन्टल कर रखा था। हम इधर के वेट को 500 ग्राम करके बढ़ाते जा रहे हैं। नाउ वी आर इंक्रीजिंग वेट, वी आर इंक्रीजिंग वेट ऑन राइट हैंड साइड। तो जैसे ही हम इधर का वेट बढ़ाएंगे ये वाला ऐसा नीचे की तरफ आ जाएगा क्योंकि वायर खिंच जाएगी, ठीक है ना, और जैसे ही ये नीचे की तरफ आ जाएगा तो ये स्प्रिट लेवल जो आप देखोगे ऐसा हो जाएगा, टेढ़ा हो गया, देखो वो एयर बबल उधर भाग गया, ठीक है ना। अब आप फिर क्या करोगे, अब आप फिर इस फेरोमीटर को यूं करके घुमाओगे, तो यूं घुमाओगे तो ये ऊपर उठना शुरू हो जाएगा और जहां ये हॉरिजॉन्टल हो जाए वहां आप इसको ले जा करके रोक दोगे। तो नाउ वी इंक्रीज वेट ऑन RHS बाय 500 ग्राम, ठीक है। वायर गेट्स elongated, वायर गेट्स elongated, ठीक है ना, वायर खिंच जाएगी, ये फ्रेम नीचे आ जाएगा एंड वी अगेन रोटेट स्फेरोमीटर, ठीक है ना, जो हमने किया वो मैं लिख रहा हूं, स्फेरोमीटर टू बैलेंस स्प्रिट लेवल। नाउ रीडिंग, अब जो रीडिंग हो गई स्फेरोमीटर की, ये रीडिंग हो गई हमारी R1। मान लो हमने घुमाया, घुमा करके थोड़ा सा ऊपर भाग गया, यहाँ तक आ गया, R1 रीडिंग हो गई। तो इलोंगेशन E कितना हो गया, E की वैल्यू हो गई R1 माइनस R0, समझ गए। और वेट हमने कितने से बढ़ा दिया, 500 ग्राम से बढ़ा दिया, ठीक है ना। तो पहले अगर वेट mg था तो अब वेट हो गया mg प्लस 500। पहले का वेट हमें पता ही था कि मान लो हमने पहले स्टैंडर्ड वेट हमने इधर लगा दिया 11 kg के, ठीक है ना। अब हमने नया वेट की वैल्यू हो गई 1.5 kg और इलोंगेशन की वैल्यू हमने R1 माइनस R0 से निकाल ली। नाउ वी अगेन इंक्रीज वेट बाय 500 ग्राम, फिर से रीडिंग ले ली, अब मैं पूरी कहानी नहीं लिख रहा, रीडिंग आ गई R2, ठीक है ना। तो नया वेट हो गया, कितना हो गया, पहले स्टैंडर्ड वेट W0 हमने 1 kg ले लिया, फिर 500 ग्राम बढ़ाया, फिर 500 ग्राम बढ़ाया, तो नया वेट हो गया 200, मतलब 2 kg। अब इसको तो मैं नहीं लिख रहा है, तो डिपेंड करता है आपने इनिशियल वेट कितना ले रखा है। रीडिंग R2 होगी, इलोंगेशन लिख रहा हूँ, इलोंगेशन की वैल्यू R2 माइनस R0 होगी, R2 माइनस R1 नहीं, R2 माइनस R0 शुरू से ही। तो धीरे 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 बढ़ाते जाते हैं, इलोंगेशन नोट करते जाते हैं, वेट की वैल्यू लेते चले जाते हैं। L और D हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। अब आ जाओ आप मेरे वाले तरीके पर, ठीक है ना। अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब आमतौर पे स्टूडेंट ऐसे करता है, E वर्सेस W का ग्राफ प्लॉट करता है। उसने देखा वेट 1 kg था, ठीक है ना, रीडिंग R0 थी, अब हमने वेट 1.5 kg किया तो वेट की W1 वैल्यू हो गई और इलोंगेशन जो हो गया उसने नोट किया कुछ, ठीक है। फिर उसने वेट की वैल्यू और बढ़ाई, W2 कर दी, फिर एलोंगेशन की वैल्यू E2 हो गई, ये E1 ले लेते हैं, फिर ये E2 हो गई, फिर इसने एलोंगेशन की वैल्यू नोट करी। ऐसे करते 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 एक ग्राफ बनाता है, ये ग्राफ आ जाता है स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। अब क्या कर, ये लैब में करता है बेचारा कार्यक्रम पूरा स्टूडेंट, ठीक है ना। अब वो क्या करता है, इस ग्राफ का स्लोप निकालता है tan थीटा। अब tan थीटा क्या चीज़ होगा, tan थीटा हो जाएगा ये E बाय W का रेशियो। तो tan थीटा हो गया बेसिकली और कुछ नहीं, वो चेंज इन y बाय चेंज इन x ले लो आप, तो डेल E बाय डेल W का रेशियो, तो E बाय W का रेशियो। तो आपने स्लोप ले लिया एलोंगेशन वर्सेस वेट वाले ग्राफ का, समझ गया आप मेरी बात। तो आपने एलोंगेशन वर्सेस वेट वाले का ग्राफ का स्लोप ले लिया, ये आपको मिल गया E बाय W के बराबर। अब इस स्लोप को निकाल करके फिर वो यंग मॉडुलस निकालता है, ठीक है ना। अब मैं आपको सिंपल एक लाइन का प्रोसीजर दे देता हूँ, आप उससे कर लेना, आपका एग्जाम में कोई एक्सपेरिमेंट ही नहीं करना पड़ेगा। आप अच्छी तरह जानते हो जो फोर्स हम लगाते हैं वो kx के बराबर होती है। इलास्टिसिटी में आपने पढ़ा हुआ है कि वायर को हम इलास्टिक लेते हुए चलते हैं, k की जगह आ जाएगा हमारा YA/L, सही है, टाइम्स x। f की जगह हमारे पास आ जाएगा mg, ठीक है। तो अब हम यहां से x इक्वल्स टू mg इंटू L/YA, तो L/YA भी नहीं याद रखना, 1/k याद रख लो। तो ये हो गया बेसिकली इलोंगेशन, ये हो गया वेट और ये हो गया L/YA। इसको हम रख रहे हैं y एक्सिस पर, इसको हम रख रहे हैं x एक्सिस पर, और ये पूरा काम कर रहा है कांस्टेंट का L/YA। तो आप खुद ही तो देख सकते हो यार, y वर्सेस x ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो L/YA है। तो आपने जो इधर से स्लोप की वैल्यू निकाली डेल्टा E बाय डेल्टा W करके, वो क्या है, वो tan थीटा की जो वैल्यू है वो है L/YA के बराबर। तो यहाँ से यंग मॉडुलस हो गया L बाय tan थीटा टाइम्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन।
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आपने डाल दिया tan थीटा इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को पाई आर स्क्वायर। अब सोचो आप लेंथ निकाल चुके थे मीटर स्केल से, डायमीटर निकाल चुके थे आप अपना स्क्रू गेज से, ठीक है ना, और आपने वेट बढ़ा बढ़ा करके एलोंगेशन नोट करके जो ग्राफ बनाया उससे आपने tan थीटा पकड़ा। ये tan थीटा आपने इधर पुट किया, आपके पास यंग मॉडुलस की वैल्यू आ गई। ये होता है सीरियल सेपरेटर। स्टूडेंट बेचारा लगा पड़ा रहता है, उसको समझ नहीं आता वो जिंदगी में कर क्यों रहा है, रट्टे मारता रहता है। तो क्या करना, भूल जाओ इसको, भाड़ में गया सीरियल सेपरेटर्स, अपना दिमाग लगाओ। एलोंगेशन लोड ग्राफ से tan थीटा चाहिए, बाकी हम खुद सेट कर लेंगे चीज़ें। हमें पता है वायर को हम जो खींच रहे हैं F बराबर KX होगा, K की वैल्यू हो गई YA/L। एलोंगेशन वर्सेस लोड ग्राफ हो गया, एलोंगेशन को y एक्सिस पर, लोड को x एक्सिस पर, स्लोप की वैल्यू tan थीटा की वैल्यू हमें हमारी इक्वेशन से मिल गई L/YA या 1/K बोल लो अपना, ठीक है ना, K YA/L होता है, इसका उल्टा हो गया 1/K, और हमने tan थीटा पुट करा और यहाँ से यंग मॉडुलस निकाल लिया, सिंपल, ठीक है ना। तो अब आप क्या करो, भूल जाओ सीरियल सेपरेटर्स, भाड़ में गया। मेरा एपरेटस समझो, ठीक है ना। अगर मेरे पास थोड़ा है सीरियल सेपरेटस, मेरे को अगर यहाँ पर ग्राफ बनाना है और इस एक्सपेरिमेंट को करना है, मैं मेरा एपरेटस बनाऊंगा। मैंने क्या किया, छत से एक वायर टांग दी, लेंथ नोट कर ली अपनी इंच टेप से, ठीक है ना, मीटर स्केल भी नहीं है, बहुत गरीब है हम, ठीक है ना। स्क्रू गेज मेरे पास है, मैंने आपको पढ़ाया भी है, उससे स्क्रू गेज से मैंने इसका डायमीटर मेजर कर लिया। अब यहाँ पर वेट टांग दिया, ठीक, एक वेट जो हमने टांगा वो ऑब्वियसली वायर को खींचेगा, एलोंगेशन देख लिया, वेट थोड़ा और बढ़ाया, फिर एलोंगेशन देख लिया, अपना वही मीटर स्केल से देखते जा रहे हैं हम और कुछ नहीं कर रहे, फिर वेट बढ़ाया और एलोंगेशन देख लिया। तो हमने तो इस सीरियल को बेचारे को पूछा भी नहीं, हमने तो वायर टांग दी और हम बार बार उसके वेट को बढ़ाते जा रहे हैं और एलोंगेशन लेते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा एम है ग्राफ बनाना स्ट्रेट लाइन, ग्राफ का स्लोप निकालना tan थीटा 1/K होगा, L/YA, वहाँ से y की वैल्यू आ गई, एम खत्म। तो सीरियल एपरेटस मैंने मॉडिफाई करके मेरा एपरेटस बना दिया, आप आराम से कर सकते हो। तो आपको इस पूरी रामायण की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप बस लॉजिक समझो, किसी भी एक्सपेरिमेंट का लॉजिक क्या होता है, आप रहते हो रटते हुए, इसलिए आप दिक्कत में आ जाते हो। तो इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है ग्राफ बनाना, ताकि वो tan थीटा निकाल ले। tan थीटा हमारा 1/K होता है, पुट करते हुए हम यंग मॉडुलस निकाल लें, दैट्स इट, ठीक है ना। यही सीरियल सेपरेटर्स का मेन मोटिव है। तो आ जाते हैं वापस से हम ग्राफ पर, ठीक है ना। तो क्या किया हमने, हमारा मेन पर्पस था, हमने वायर टांगी, एलोंगेशन लेते चले गए, लोड का ग्राफ बनाया और हमारा एम है स्लोप निकालना। तो tan थीटा निकाला, tan थीटा हमें पता है 1/K के बराबर होगा और K की वैल्यू YA/L, L/YA, और यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाली, दैट्स इट, काम खत्म, ठीक है ना। अब मेरे ख्याल से अब आप इसमें तो कभी नहीं अटक सकते, ग्राफ के स्लोप से ही हमारा सारा पर्पस सॉल्व होगा। अब हम प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो जैसे ये प्रॉब्लम देख रहे हो, स्टूडेंट डर जाता, नहीं जी बहुत खतरनाक है, हमसे नहीं होगा, कुछ नहीं, क्या दे रखा है पढ़ो। ये कह रहा है द एडजेसेंट ग्राफ शोज इलोंगेशन ऑफ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर फ्रॉम सस्पेंडेड फ्रॉम रूफ टॉप। ये मेरा ही वाला एक्सपेरिमेंट कर रहा है। एक्स्ट्रा लोड कनेक्ट कर दिया गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया गया, कैलकुलेट यंग मॉडुलस। हम क्या करेंगे, हम तो जो कंसेप्ट सीखे उस पर टिके रहेंगे, हम स्लोप निकालेंगे। तो ये ट्राइंगल बनाया और tan थीटा की वैल्यू निकाली। तो पहला काम हम स्लोप निकाल लेते हैं। तो tan थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर में मेरे पास आ गया 1, पावर मत भूल जाना, 10 की पावर -4, बेस में आ गया 20 और यूनिट हो गया न्यूटन। बस इतना ही करो और कुछ नहीं करना। और हमें पता है tan थीटा 1/K होता है और हमने इसको डाल दिया YA/L। अब एम क्या है, नहीं यहाँ सॉल्व करने मत बैठ जाओ, y की वैल्यू, तो y की वैल्यू हो गई L/A इंटू 20/10 की पावर -4। अब डेटा पुट कर दो, लेंथ कितनी दे रखी है, देखो क्वेश्चन में 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10 की पावर -6, 2 इंटू 10 की पावर 5 बन गया। तो फाइनली आ गया 2 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस। कितना सिंपल था। और हम लोग अटके पड़े हैं, सीरियल एपरेटस, ऐसा एपरेटस वैसा एपरेटस, कुछ नहीं, लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो समझ आ गया फिर कोई एपरेटस को उड़ा दो। नेक्स्ट प्रॉब्लम कह रहे हैं, इन द एक्सपेरिमेंट द कर्व बिटवीन इलोंगेशन एंड W इज शोन। ठीक है, हमें पता है tan थीटा होता है आगे, और tan थीटा 1/K होता है, 1/K L/YA होता है आगे, रिप्रेजेंटेड बाय लाइन 1। लाइन 1 ये रही, तो इसको tan थीटा 1 नाम डाल देते हैं, Y1 A1 L1 कर लेते हैं। कह रहे हैं इफ वी यूज अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल। अब मटेरियल सेम है तो यंग मॉडुलस सेम रहेगा, यानी Y2 बराबर Y1 हो गया, ठीक है, बट विद डबल लेंथ, यानी L2 बराबर L1 हो गया, डबल लेंथ 2L1 हो गया। डबल रेडियस है तो एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा। सोच रहे हो क्या कैसे, πr² हो गया, r की जगह 2r डालोगे 4 आ जाएगा।
अब हमें पता करना है कौन सा कर्व एक्सपेक्टेड होगा, तो बनेगा तो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, वो थोड़ा ना पैराबोला बन जाएगा, ठीक है ना। तो tan थीटा 2 निकालना है, L2 बाय Y2 A2 हो गया, बस पुट कर देते हैं, ट्वाइस L1, Y2 की जगह Y1, A2 की जगह 4A1, तो ये बना हाफ ऑफ tan थीटा 1, यानी कि बना तो स्ट्रेट लाइन बट उसका स्लोप आधा हो गया। अब स्लोप आधे में कौन सी दिख रही है, कम स्लोप वाला कौन सा दिख रहा है, थर्ड दिख रहा है, 2 का स्लोप ज़्यादा दिख रहा है, तो tan थीटा 2 हाफ ऑफ tan थीटा 1, राइट आंसर हो गया थर्ड वाला हमारा, सिंपल था। नेक्स्ट प्रॉब्लम पकड़ते हैं। अब यहाँ सीरीज एक्सपेरिमेंट है, स्टूडेंट डर जाता है क्योंकि उसको बेचारा कंसेप्ट ही मजबूत नहीं है, उसके तो डरेगा ही ना। सीरीज एक्सपेरिमेंट टू फाइंड यंग मॉडुलस, डायमीटर ऑफ वायर इज मेजर्ड एज इतना, लेंथ इतना, वेट सब कुछ ही दे रहा है वो, एंड लेंथ ऑफ वायर इज फाउंड टू बी 0.1, मैक्सिमम परमिसिबल एरर भी दे रखी है, यंग मॉडुलस में हमें निकालनी, खत्म काम, ठीक है ना। डेल वाई बाय वाई निकाल देंगे हम उसको। डेटा ले लेते हैं पहले, तो डाटा में हमें दे रखा है डायमीटर, डायमीटर की वैल्यू दे रखी है 0.050 सेंटीमीटर, लेंथ दे रखी है 125 सेंटीमीटर, वेट दे रखा है, मास दे रखा है 20 kg, ठीक है ना। और क्या दे रखा है, एक्सटेंशन ऑफ द वायर इज फाउंड टू बी, एक्स की वैल्यू दे रखी है 0.100 सेंटीमीटर। मैक्सिमम परमिसिबल एरर यंग मॉडुलस में निकालनी है। अब इनमें जो एरर है वो क्या है, लीस्ट काउंट फॉर मास। अब मास का लीस्ट काउंट ये रहा, मास के सामने लिखो डेल्टा एम 0.1 kg, लेंथ का लीस्ट काउंट, लेंथ के सामने लिखो 1 सेंटीमीटर, डायमीटर का डायमीटर के सामने लिखो 0.001 सेंटीमीटर, और किसका बचा, एक्सटेंशन का एक्सटेंशन के सामने लिखो, कितना दे रखा है 0.001 सेंटीमीटर। अब यंग मॉडुलस का ये जो फॉर्मूला है, ठीक है ना, जो भी इसने तो खुद दे रखा है, नहीं दे रखा तो हम खुद ही लिख लेते, MGL स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन से, और क्या ये F/A इंटू X/L, खत्म हो गया खेल। MGL डिवाइडेड बाय π/4 d² x। अब हम इधर से डेल वाई बाय वाई ले लेते हैं, एरर वाला तरीका लगा के, ये आ जाएगा डेल m/m, ग्रेविटी कांस्टेंट है उसका कोई काम नहीं, π/4 कांस्टेंट है उसका कोई काम नहीं, डेल्टा L/L ट्वाइस डेल्टा d/d प्लस डेल्टा x/x, यहाँ से हम एरर निकाल लेंगे इसकी, ठीक है ना। अब वैल्यू डाल देते हैं, तो डेल वाई बाय वाई परसेंटेज निकालना होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डेल m/m तो 0.1/20, अगला आ गया मेरे पास डेल L/L यानी 1/125, और इसके बाद मेरे पास आ गया ट्वाइस डेल d/d, ट्वाइस डेल d/d करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा डेल्टा d कहाँ गया, हाँ ऊपर रहा, 0.001, ट्वाइस लगाना बाकी है, बाई 0.050 इंटू 2 प्लस डेल्टा x/x 0.001 डिवाइडेड बाय 0.1। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो डेल्टा y बाय y, अब ये चीज़ हो गई 0.005, ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 125 इंटू 8 करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 1000, तो 0.008 हो गया। समझ रहे हो, कैलकुलेशन ऐसे करके उड़ा दी मैंने। ये हमारे पास, इसको उड़ाऊँ डेसिमल को तो 2/50 बचा, 2/50, और इसमें अगर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई तो 4/100 हो गया, तो 0.04 हो गया, प्लस ये चीज़ मेरे पास आ गई 0.01, ठीक है। तो बस अब एडअप कर लेते हैं, ये हो गया 0.05, 0.05 8 5 13, ठीक है, 3 आ गया, और 5 और 1 6, 0.05, ठीक है, 6 आ गया और 0 आ गया, 0.063, ठीक है ना। दिस इज द फ्रैक्शनल एरर इन मेजरमेंट ऑफ यंग मॉडुलस। परसेंटेज एरर निकालोगे तो ये आ जाएगी, 100 से मल्टीप्लाई कर लो 6.3%, दैट्स इट। तो मेरे ख्याल से अब आपको A to Z सारी चीज़ मैंने समझा दी। सीरियल सेपरेटर्स बहुत आसान कर दिया आपका, एरर का सवाल हो गया, ग्राफ का सवाल आप सीख गए कि कैसे कंसेप्ट से अगर हम टिके रहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। इसके अंदर हम लोग सरफेस टेंशन ऑफ वाटर निकालेंगे बाय कैपिलरी राइज मेथड ऑब्वियसली, और डिटर्जेंट का इफेक्ट देखेंगे क्या पड़ता है। देखो इसमें बस खाली एक ही चीज़ है जो सीखने वाली है, वो है ये ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। हालांकि कोई न्यूमेरिकल आज तक नहीं आया, बट एक्सपेरिमेंट है तो सिखाना मेरा काम है। ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप यूज़ करके
कैसे हम इसमें एसेंट का वैल्यू देखते हैं और उससे सरफेस टेंशन निकालते हैं, ये मेन खेल है, ठीक है ना। फिलहाल पहले सरफेस टेंशन के कंसेप्ट पर आ जाते हैं। तो जैसे आपने देखा कैपिलरी ट्यूब को हमने पानी के अंदर डाला तो क्या होता है, मेनिस्कस कॉनकेव अपवर्ड हो जाता है और वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाली सरफेस टेंशन की फोर्स पानी को ऊपर ले जाती है जब तक आने वाले वेट को बैलेंस ना कर ले। यहाँ से अगर हम देखें तो हाइट ऑफ एसेंट जो आपने पढ़ी हुई है उसका फॉर्मूला 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय r rho g आ गया। इसमें मैं कोई बैलेंसिंग नहीं कर रहा, कोई प्रूविंग नहीं कर रहा, ऑलरेडी हमने लेक्चर्स में की हुई है। यहाँ से अगर हमें सरफेस टेंशन निकालनी है तो फॉर्मूला आ गया एच आर रो जी डिवाइडेड बाय 2 cos थीटा, ठीक है ना। अब थीटा की वैल्यू प्योर वाटर के लिए हम 0 लेते हुए चल रहे हैं, तो सरफेस टेंशन की वैल्यू आ गई एच आर रो जी डिवाइडेड बाय 2। तो ये वो फॉर्मूला रहेगा जिससे हम सरफेस टेंशन वाटर की निकालेंगे। अब सवाल ये आता है हमें ज़रूरत किस किस चीज़ की है। देखो एक्सपेरिमेंट कोई भी कर रहे हैं तो ये तो नहीं बेस रिपेयर करेंगे, मतलब जो चीज़ हमें एक्सपेरिमेंटली निकालनी होगी वो पता होनी चाहिए क्लियर कट। तो हमें सरफेस टेंशन निकालनी है तो नो डाउट हाँ सरफेस टेंशन निकालनी हो तो सबको पता है, सबको सरफेस टेंशन निकालनी है, बट सरफेस टेंशन किस फॉर्मूले से निकालनी है और उस फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट क्या है। तो देखो रो हो गया पानी का डेंसिटी, हमें पता है 10 की पावर 3 होता है, जी हम जानते हैं 2 हमें परेशान नहीं कर रहा, हमें सिर्फ दो चीज़ चाहिए एच और आर। एच हो गया पानी कितना राइज कर रहा है, आर हो गया कैपिलरी ट्यूब का रेडियस। तो कहानी यही है, एच और आर निकालने के लिए हमें कोई एक एपरेटस यूज करना पड़ेगा। उस एपरेटस का नाम है ये ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। इस ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप में ये जो आप देख रहे हैं आई पीस, ठीक है ना, इसको मैं यहां जूम करके बना रहा हूं। आई पीस में क्रॉस वायर्स होती हैं, ये बिल्कुल बीच में जहां इंटरसेक्ट करती हैं वहां हम शार्पली ऑब्जेक्ट को फोकस किया हुआ मानते हैं। ये जो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप आप देख रहे हैं ना, ये ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप वर्टिकल भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, जैसे पेन को आप ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप मान लो, और ऐसे भी। तो ये स्क्रू लूज करके हम इसको किसी भी एंगल तक यूं करके घुमा सकते हैं, मतलब हम इसको वर्टिकल भी रख सकते हैं और हम इसको हॉरिजॉन्टल भी रख सकते हैं। मतलब ऐसे आंख लगा के ये वाली चीज़ भी देख सकते हैं और ऐसे आंख लगा के नीचे की भी कोई चीज़ देख सकते हैं। तो इसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो अलाइनमेंट में रखा जाता है, ठीक है ना। अब आगे की कहानी, रीडिंग कैसे नोट करते हैं। माइक्रोस्कोप से तो आप कोई चीज़ देखोगे, ठीक है ना। जैसे मान लो मैंने अपने हाथ की कोई भी एक लाइन के ऊपर माइक्रोस्कोप को फोकस किया, इसकी ये जो क्रॉस वायर्स हैं उसके बीच में लाइन इंटरसेक्ट करके आ गई, मेरे को मेरा हाथ दिख रहा है। इससे रीडिंग कैसे निकालूं पॉइंट तो ये रीडिंग कैसे निकालें। तो रीडिंग निकालने के लिए आप ये देखो, इसके ऊपर दो स्केल्स दे रखी हैं। ये जो दो स्केल्स है ना, ये रही दो स्केल्स इस तरीके से। ये वर्टिकल स्केल है, ठीक है, और ये जो स्केल आप देख रहे हैं इधर, ये हमारी हॉरिजॉन्टल स्केल है। तो दो स्केल्स हमें इस माइक्रोस्कोप पे दे रखी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब कौन सी स्केल का काम आएगा और उसका क्या पर्पस होगा, क्या लॉजिक होगा। तो खेलिए हम माइक्रोस्कोप को रखने कैसा जा रहे हैं। मान लो हमने माइक्रोस्कोप को वर्टिकल रखा, ठीक है ना, इस तरीके से रखा, तो कोई भी चीज़ आप यहाँ लगाओगे, इस तरीके से ऐसे लगाओगे, ठीक है ना, तो माइक्रोस्कोप लेफ्ट राइट मूव करेगा, ठीक है ना। तो जब आप माइक्रोस्कोप को वर्टिकली अलाइन करोगे तो माइक्रोस्कोप लेफ्ट राइट मूव करेगा और रीडिंग इसकी हॉरिजॉन्टल स्केल से आएगी। तो वर्टिकल माइक्रोस्कोप रीडिंग हॉरिजॉन्टल से आएगी। हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप हमने इसको उठा करके हॉरिजॉन्टल कर दिया, अब हम इसको अप डाउन मूव करा सकते हैं, रीडिंग वर्टिकल स्केल से आएगी। तो डिपेंड करता है माइक्रोस्कोप कौन से ओरिएंटेशन में है। तो अगर माइक्रोस्कोप हमारा हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन में है तो रीडिंग ऐसे अप डाउन करके वर्टिकल स्केल से आएगी, और अगर हमारा माइक्रोस्कोप हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन में है तो रीडिंग जो आएगी वर्टिकल ओरिएंटेशन में है तो रीडिंग जो आएगी वो हॉरिजॉन्टल स्केल से आएगी। ये स्केल और कुछ नहीं, ये वही हमारा वर्नियर कैलिपर वाला स्केल है। तो दो स्केल होंगी, मेन स्केल और वर्नियर स्केल, वो भी आप जानते ही हो। यहाँ भी दो स्केल होंगी, मेन स्केल और छोटी सी ये लगी हुई है वर्नियर स्केल, दैट्स इट। तो बेसिकली दो रीडिंग्स हमें लेनी होती हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। कब कौन सी और किस वक्त लेते हैं उसके बारे में बताता हूँ। अब अपरेटस का मेन पार्ट क्या होता है, इसमें एक तो ये क्लैंप लगा हुआ है और इस क्लैंप से हम बहुत सारी कैपिलरी ट्यूब को पानी के अंदर डालने वाले हैं, ठीक है ना। और इन 2-3 रीडिंग से हम सरफेस टेंशन की एवरेज वैल्यू निकाल लेंगे, ये हमारा मेन सोल पर्पस है।
आप देख रहे हो यहाँ एक खास चीज, उसको मैं रेड कलर से इंडिकेट कर देता हूं, ये नीडल, ठीक है ना। ये जो नीडल है, इस नीडल का सिर्फ और सिर्फ एक पर्पज है। हमने क्या किया, सबसे पहले बीकर के अंदर पानी ले लिया, अभी कोई कैपिलरी हमने डाली ही नहीं, ठीक है ना। यहाँ कैपिलरी डाल भी दी और साथ में नीडल भी डाल दी। अब नीडल का क्या पर्पज है वो रोल समझो। हम नीडल को बिल्कुल पानी के लेवल पर टच करा करके रखते हैं, तो नीडल का ये जो लेवल है ये बिल्कुल पानी के लेवल के साथ टच करता हुआ रहता है। अब हम इस ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप को हॉरिजॉन्टल करते हैं, मैं इधर डायग्राम साथ में ले रहा हूँ। तो मैंने ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप को यूं करके हॉरिजॉन्टल किया, ठीक है, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल किया, ठीक है। और हमने इस ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप को इस नीडल के ऊपर फोकस कर दिया, समझ गया। तो हमने ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप को इस नीडल के ऊपर फोकस कर दिया। लेट अस से दैट जिस वक्त हमने इसे हॉरिजॉन्टल किया और नीडल के साथ ये फोकस में आया, रीडिंग थी R1, ठीक है। तो हमने पहली रीडिंग ले ली वाटर लेवल की इस नीडल को फोकस करके। अब मान लो हम पहली कैपिलरी ट्यूब पर काम कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, हम इस ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप को ऊपर उठाएंगे और इस टॉप लेवल तक ले जाएंगे। तो हम इस ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप को ऊपर उठा करके इस टॉप लेवल तक लाए, ठीक है। और हमने इस वाटर लेवल पर इसकी क्रॉस वायर को फोकस किया और वर्टिकल स्केल से रीडिंग आ गई R2। तो क्या हुआ, हमने ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप को हॉरिजॉन्टल करके वर्टिकल मूव कराया, इस स्केल से हमने रीडिंग निकाल ली। पहले वाटर लेवल की रीडिंग निकाल ली विच इज R1, फिर हमने इस कैपिलरी के टॉप लेवल की रीडिंग निकाल ली विच इज R2। अब क्या हुआ, R1 और R2 का अगर हम डिफरेंस ले लेंगे तो हमें हाइट ऑफ वाटर कॉलम मिल जाएगी, समझ गए आप मेरी बात। तो R1 R2 का डिफरेंस लेने पर हमें हाइट ऑफ वाटर कॉलम मिल जाएगी। तो मैं इधर साथ साथ लिखते जा रहा हूँ। लेट अस से दैट हाइट ऑफ वाटर कॉलम इज R2 माइनस R1, सिंपल। और ये R2 और R1 क्या है, वर्टिकल स्केल्स के ऊपर माइक्रोस्कोप की रीडिंग। तो दीज R2 एंड R1 आर रीडिंग ऑन वर्टिकल स्केल, ठीक है। लॉजिक समझते रहना, रट्टे मत मारना। और R2 रीडिंग ऑन वर्टिकल स्केल, किसकी रीडिंग वो मैंने बता ही दी, तो पूरी राम कहानी तो नहीं लिख रहा मैं, बट हाँ इतना ज़रूर है कि आपको इन्फॉर्मेशन दे दी मैंने R2 R1 क्या चीज़ है। तो बेसिकली वर्टिकल स्केल से हमें हाइट ऑफ कैपिलरी या एसेंट की हाइट मिल गई एक कैपिलरी के अंदर। अब सिमिलरली हम यहाँ पर लाएंगे, इसकी हाइट निकालेंगे, सिमिलरली इसकी हाइट निकालेंगे। तो बेसिकली जितनी भी कैपिलरी ट्यूब है डिफरेंट डिफरेंट रेडियस की, हमने उन सब की हाइट पता कर ली वर्टिकल स्केल पे माइक्रोस्कोप को नचा करके, सिंपल, समझ आ गया। तो एक चीज़ जो हमें फॉर्मूले में चाहिए थी H, ये H हमने निकाला R2 माइनस R1, यानी डिफरेंस इन रीडिंग ऑफ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप टेकन ऑन वर्टिकल स्केल, ठीक है। तो वर्टिकल स्केल पे हमने क्या किया, जो रीडिंग ली उनके डिफरेंस से हमने हाइट निकाल ली। R1 पिन की हाइट है, R2 टॉप लेवल ऑफ लिक्विड की हाइट है, दैट्स इट, खेल खत्म। अब क्या करेंगे, H हमने निकाल लिया वर्टिकल स्केल से। दूसरी चीज़ है, अब हमें R चाहिए, यानी कैपिलरी ट्यूब का इंटरनल डायमीटर या रेडियस निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकालें, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। अब हम माइक्रोस्कोप को, नेक्स्ट पेज पे जाने से पहले माइक्रोस्कोप को ऐसे वर्टिकल कर देते हैं, समझ गए आप मेरी बात। तो माइक्रोस्कोप अब हमारा वर्टिकल है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो जब माइक्रोस्कोप हमारा वर्टिकल होगा इस तरीके से, ये रही इसकी क्रॉस वायर्स, ठीक है ना। तो अब माइक्रोस्कोप हमारा वर्टिकल है, ठीक है ना। तो जब माइक्रोस्कोप वर्टिकल होगा, ये मैं आपके लिए डायग्राम बना रहा हूं, तो हम इसको हॉरिजॉन्टली यूं करके मूव करा सकते हैं, ठीक। तो हॉरिजॉन्टली हम माइक्रोस्कोप को मूव करा सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, दो पेन लेता हूँ, एक ये वाला। सबसे पहले मैंने कैपिलरी ट्यूब जिसका मेरे को रेडियस निकालना है, मैंने इस तरीके से किया, समझ गए आप मेरी बात। इस माइक्रोस्कोप को कैपिलरी ट्यूब के एक कॉर्नर पर फोकस किया, ठीक है। रीडिंग ले ली, लेट अस से दैट ये रीडिंग आ रही है x1। अब इस माइक्रोस्कोप को आगे बढ़ाया, समझ रहे, हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ाया और कैपिलरी ट्यूब के दूसरे एंड पर फोकस किया, रीडिंग आ गई x2।
तो हमने माइक्रोस्कोप को हॉरिजॉन्टल मूव करा के कैपिलरी ट्यूब के दोनों तरफ के x1 और x2 ले लिए। खेल समझ आ गया? तो हमने कैपिलरी ट्यूब कुछ इस तरीके से रखी हुई है, यूं करके, ये रही कैपिलरी ट्यूब, और माइक्रोस्कोप का क्रॉस वायर इस जगह पर फोकस किया, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया और इस जगह पर फोकस किया। तो हमने दोनों रीडिंग्स ले ली। थोड़ा सा इसको पीछे सरका देते हैं, पूरा ही सिलेक्ट हो गया। तो थोड़ा सा इसको मैं इधर साइड ले लेता हूं ताकि एक क्लियर कट डायग्राम तो दिखे। तो इस तरीके से फाइनली इधर आ गया और ये ऐसे एडजस्ट हो गया। तो हॉरिजॉन्टली हमने इसको मूव कराया। पहले रीडिंग x1 थी लेफ्ट कॉर्नर की, अब रीडिंग x2 है राइट कॉर्नर की। तो x2 और x1 का डिफरेंस हमें डायामीटर बताएगा। तो डायामीटर ऑफ कैपिलरी ट्यूब, डायामीटर ऑफ कैपिलरी ट्यूब is calculated from difference in reading on horizontal scale। ठीक है, तो डायमीटर d की वैल्यू हो गई x2 माइनस x1। आई होप आप इतना बहुत आसानी से और बहुत आराम से समझ गए होंगे। ठीक है ना? तो ये दाएं बाएं का डिफरेंस लेकर के हमने डायमीटर निकाल लिया, टॉप बॉटम का डिफरेंस लेकर के हमने हाइट निकाल ली। तो बेसिकली ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का ही यूज़ करके हमने क्या किया, हाइट और रेडियस निकाल लिए। नाउ वी नो हाइट, वी नो रेडियस। ठीक है ना? अब हम क्या कर सकते हैं, हाइट पता, रेडियस पता, डेंसिटी पता, ग्रेविटी पता, पुट करके हम यहाँ पर सरफेस टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अब जैसे आप देख रहे हो 2-3 तरीके की कैपिलरी ट्यूब ले ली। हाइट h1 आ गई, रेडियस r1, हाइट h2, रेडियस r2, हाइट h3, रेडियस r3, h1 r1, h2 r2, h3 r3 पुट करके हमने 2-3 रीडिंग सरफेस टेंशन की निकाल ली और उसका एवरेज लेकर के हमने क्या किया, वैल्यू दे दी कि वाटर की सरफेस टेंशन जो है 0.072 न्यूटन पर मीटर के आसपास होती है। तो ये रहा पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट जिससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि सरफेस टेंशन कैसे निकालनी होती है। तो मेरे ख्याल से आपको ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप भी समझ आ गया, इनकी स्केल्स का मतलब भी पता चल गया और किस चीज़ का कैसे यूज़ करना है हाइट निकालने के लिए और रेडियस निकालने के लिए, वो भी पर्पस क्लियर है। अगर हम डायरेक्ट ही हाइट निकाल लेते और डायरेक्ट ही रेडियस निकाल लेते तो ज़िंदगी में इतनी परेशानी नहीं होती और फिर हम सरफेस टेंशन फॉर्मूले में पुट करके निकाल देते। तो एग्जामिनर क्या करेगा, अगर देखो अभी तक तो न्यूमेरिकल कभी नहीं आया इसमें से, बट अगर वो न्यूमेरिकल देता भी है तो वो क्या करेगा, आपको उलझाएगा कहाँ पर, आप कहाँ उलझोगे, आप उलझोगे ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप में, क्योंकि वो आपने कभी देखा नहीं। पर उसका लॉजिक मैंने आपको समझा दिया, अब बस बुद्धि लगानी है वहाँ पे। उसने बोला हमने ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप को हॉरिजॉन्टल किया, तुरंत पेन तो हाथ में हो गई ना, हॉरिजॉन्टल किया तो वर्टिकल स्केल पे मूव कराएगा, हॉरिजॉन्टल किया, अब हॉरिजॉन्टल करके वो नीडल की टिप पे फोकस करेगा, यानी लोअर लेवल आ गया। ठीक है ना? फिर वो टॉप पे जाएगा यानी अपर लेवल आ गया, आप तुरंत डिफरेंस मारोगे, हाइट आ जाएगी। फिर वो कहेगा हमने ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप को वर्टिकल किया और उसके नीचे हॉरिजॉन्टल कैपिलरी लगाई, दाएं बाएं मूव कराया, x1 x2 रीडिंग आ गई, आपने डिफरेंस मारा, डायमीटर आ गया, डायमीटर का आधा किया, रेडियस आ गया, फॉर्मूले में पुट करा, सरफेस टेंशन आ गया। इतना सा है। ठीक है ना? अब इसमें उसकी इच्छा कि वो सीधे R और H आपको दे दे या सीधे वो सरफेस टेंशन निकलवा ले, एग्जामिनर की इच्छा। अब इसमें ज़्यादातर जो सवाल बनता है वो जनरली कंसेप्चुअल बनता है, जैसे डिटर्जेंट का क्या रोल होता है, तो डिटर्जेंट डालने से क्या फ़र्क पड़ता है, मैं उस पर आ जाता हूँ आपको लेके। ये तो हमने पूरा कर लिया, पढ़ लो। अरेंज द एडजस्टेबल स्टैंड, पहले मैं एक बार पूरी कहानी पढ़ाता हूँ, ये पूरी की पूरी थ्योरी है। अरेंज द एडजस्टेबल स्टैंड ऑन टेबल सच दैट बेस इज परफेक्टली हॉरिजॉन्टल, हमारा कोई लेना देना नहीं। वाटर इज फिल्ड इन फ्लैट बॉटम डिश प्लेसिंग ऑन अ स्टैंड, हमने पानी भर दिया। ठीक है ना? 3 कैपिलरी ट्यूब ऑफ डिफरेंट रेडियाई, तो 3 कैपिलरी ट्यूब है डिफरेंट रेडियाई की, आर फिक्स्ड ऑन द स्टैंड अलॉन्ग विद अ नीडल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रेडियाई। तो रेडियाई जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, सरफेस टेंशन की जो वैल्यू होगी आप देखो, वो तो वैसे भी कांस्टेंट ही रहेगी, रेडियाई बढ़ेगा तो हाइट कम होगी। ठीक है ना? जितना रेडियस ज़्यादा, H इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है, रेडियस ज़्यादा होगा तो हाइट हमें कम देखने को मिलेगी, इसलिए वो बोल रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियाई, तो पहले में ज़्यादा, फिर अगले में कम, अगले में और कम। Capillary tube are dipped into the water in the dish such that pin just touches the surface of water. The least count of traveling microscope for horizontal and vertical scale is to be determined. तो least count वो तो हमें पता ही है, वो वर्नियर कैलिपर है और क्या होगा उसका।
अब देखो, रेजिंग द माइक्रोस्कोप टू सुटेबल हाइट पॉइंटिंग टुवर्ड्स द फर्स्ट कैपिलरी ट्यूब, द मेनिस्कस ऑफ वाटर इज कोइंसाइडेड विद द हॉरिजॉन्टल क्रॉस वायर एंड रीडिंग H1 ऑन द वर्टिकल स्केल इज नोटेड। तो नीडल पे लगा करके क्रॉस वायर को एडजस्ट करके हमने वाटर लेवल की रीडिंग ले ली, ठीक है ना, जो बीकर के अंदर वाटर लेवल है। आगे, by coinciding the tip of the pin with the horizontal crosswire, reading H2 on the vertical scale is noted. The difference between these two needles is the height of water column. सिंपल समझ आ गया। ऐसे पढ़ते रहने से कुछ नहीं आता, इसलिए पहले एक्सपेरिमेंट समझा दो करना क्या है, ठीक है ना, लॉजिक पता हो। आगे, repeating the same experiment with the other capillary tube, height of water column in them is measured. आगे, by placing the first capillary tube perfectly horizontal, अब जो capillary tube थी हमने horizontal रख दी, क्यों रखेंगे, दाएं बाएं मूव कराएंगे रेडियस निकालने के लिए। आगे, and by focusing the traveling microscope we can observe the circular bore in it, तो हम circular bore का रेडियस निकाल लेंगे। ओके, coinciding the left edge of the circle with the vertical cross wire, the reading D1 is noted. Similarly, by coinciding the right edge, D2 is noted. Difference between these two reading is the internal diameter from which the radius of cross section can be determined. हम रेडियस निकाल सकते हैं। Substituting in this, we can find out the surface tension. तो सिंपल और इजी टास्क है, कोई मुश्किल नहीं है इस चीज़ के अंदर। आई थिंक आप आराम से कर सकते हो। एक काम और भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि माइक्रोस्कोप को वर्टिकल करके दाएं बाएं करके भी निकाल सकते हो। जैसे इसमें इसने क्या बात बोली है, कह रहा माइक्रोस्कोप को तो ये हॉरिजॉन्टली रखो, ठीक है ना। अब मैं फिर से ले चलता हूँ इधर, कहता माइक्रोस्कोप को तो हॉरिजॉन्टली रखो, पर ऊपर नीचे मत मूव कराओ, दाएं बाएं मूव कराओ। अब आप कहोगे कैसे, तो मैंने माइक्रोस्कोप को हॉरिजॉन्टल रखा, ठीक है ना, और इसके अब मेरे को जो कैपिलरी दिख रही है वो भी हॉरिजॉन्टल है, मैंने कैपिलरी के सर्कल के राइट कॉर्नर पर फोकस कर दिया, ठीक है ना। फिर इसको हिला करके लेफ्ट पे ले गए, तो मूव तो वो लेफ्ट राइट ही कर रहा है, और फिर इसके डिफरेंस से डायमीटर निकाल लो। तो चॉइस दो है, या तो लेफ्ट राइट से निकाल लो या फिर ऊपर से ऐसा मूव करा के निकाल लो, टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है। दोनों से मुद्दा यही है, डायमीटर आना चाहिए। नेक्स्ट, अब बात कर लेते हैं हम लोग डिटर्जेंट की। तो इफेक्ट ऑफ डिटर्जेंट, तो डिटर्जेंट या कुछ इम्प्योरिटी डालते हैं तो सरफेस टेंशन की वैल्यू जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। अब अगर सरफेस टेंशन कम हो जाएगी तो हाइट ऑफ एसेंट भी कम हो जाएगी, उसके अंदर प्रोपोर्शनल टू टी होता है। पढ़ो, कह रहा व्हेन सम इम्प्योरिटीज is dissolved in water, its density and surface tension undergoes a change. Detergent added to water significantly reduces its surface tension and hence improves its wetting property. तो wetting property जो होती है वो उसकी improve हो जाती है, ठीक है। That is why detergent solution in water is able to provide cleansing action. तो डिटर्जेंट, ये आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो, क्लींजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्जेंट। खैर हमें सरफेस टेंशन से लिंक करना है, तो सरफेस टेंशन को रिड्यूस करा देता है, स्टिक करने वाली प्रॉपर्टी कम हो जाती है लिक्विड की, ठीक है ना। डिटर्जेंट क्या करता है, जैसे ही डिटर्जेंट मिलाते हो वो डस्ट को पुल करके ले आता है। Okay, the effect of detergent on the water surface on the surface tension of can be expressed as H is proportional to T. By adding detergent, surface tension reduces and H also reduces. So as the effect of detergent is to decrease surface tension of water, by their addition, it follows that solution of detergent will rise to lesser height than water. Clear? तो क्या पूछेगा इसके अंदर, इसके अंदर पूछेगा भाई हमने डिटर्जेंट मिक्स कर दिया, वही कंसेप्चुअल, तो क्या फर्क पड़ेगा कैपिलरी की हाइट के ऊपर, तो डिक्रीज कर जाएगी। आगे, क्लींजिंग इफेक्ट ऑफ डिटर्जेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट, ठीक है ना। तो क्लींजिंग एक्शन कैसे पता करेंगे कि भाई कौन सा डिटर्जेंट ज़्यादा अच्छा है, आपको ये भी पता करेंगे बिल्कुल। तो जो डिटर्जेंट ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस टेंशन को डिक्रीज कराएगा, उसकी हाइट कम से कम होगी कैपिलरी में, उसका क्लींजिंग एक्शन सबसे ज़्यादा होगा। तो जितना सरफेस टेंशन को रिड्यूस करा देगा डिटर्जेंट, उतना क्लींजिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा होगा। तो पढ़ो, द क्लींजिंग इफेक्ट ऑफ डिटर्जेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट। तो जितनी हाइट कम, क्लींजिंग एक्शन उतना ज़्यादा, क्योंकि वो सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता चला जाएगा। द डिटर्जेंट सोल्यूशन विच राइजेस टू मिनिमम हाइट इज मोस्ट इफेक्टिव। तो अब आप मिला लेना भाई, सर्फ एक्सेल ले लेना, एरियल ले लेना, टाइड ले लेना, पानी के अंदर डिजोल्व कर लेना, कैपिलरी ट्यूब लगा करके हाइट देख लेना, जिसकी हाइट कम से कम आए वही डिटर्जेंट आगे से खरीदवाना, ताकि उसका क्लींजिंग इफेक्ट सबसे बढ़िया रहे, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर बेवकूफ़ बनाने से एक्सपेरिमेंट बचाते हैं, तो आई थिंक इस एक्सपेरिमेंट का भी मेन पर्पज़ आपको समझ आ गया होगा। अब प्रॉब्लम्स देख लेते हैं, कंसेप्चुअल रखे मैंने इसमें, पढ़ो। If a liquid used in capillary rise method for measuring surface tension whose surface tension is more than that of water, then rise in capillary tube, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, if a liquid used in capillary rise method for measuring surface tension, जिसका surface tension water से ज़्यादा हो, अब वाटर से ज़्यादा होगा तो हाइट भी ज़्यादा राइज करेगी, तो हाइट क्या करेगी इसमें इंक्रीज कर जाएगी। आई थिंक ये समझ आ गया होगा आपको, और फॉर्मूला आपको पता ही है
कि h का फॉर्मूला 2t cos थीटा बाय r रो जी। तो h प्रोपोर्शनल टू t हो गया, तो जितना सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा एसेंट की हाइट भी उतनी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट, वाइल मेजरिंग सरफेस टेंशन ऑफ वाटर यूजिंग कैपिलरी राइज मेथड। अब देखो ये न्यूमेरिकल है पूरा का पूरा, ठीक है ना, जो कैपिलरी राइज मेथड के ऊपर बेस्ड है। हाइट ऑफ लोअर मेनिस्कस फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ वाटर इज 3 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट ऑफ लोअर मेनिस्कस फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ वाटर इज 3 सेंटीमीटर। तो कहना क्या चाह रहा है, ये जो मेनिस्कस है ये रहा फ्री सरफेस, तो उसने ये नहीं कहा कि ये और ये का डिफरेंस है, उसने बोला ये हाइट ऑफ लोअर मेनिस्कस फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ वाटर, यानी एसेंट की हाइट आपको दे दी उसने सीधे सीधे 3 सेंटीमीटर। वाइल इनर रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब इज 0.5। तो मैंने पहले ही बोला वो निकलवाता नहीं, बोलेगा नहीं ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप यहाँ से वहाँ हमने ट्रैवल कराया, कौन इतना देता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो सीधे सीधे दे देगा रेडियस की वैल्यू 0.5। हाँ, नाम लिख देगा कि हमने कैपिलरी राइज मेथड यूज़ करा, अब आप उसके अंदर कंफ्यूज हो जाओगे, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, एच और आर ही डिटरमाइन करना है एक्सपेरिमेंटली। आगे, देन कंप्यूट द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर यूजिंग दिस डाटा, टेक एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 और जी का वैल्यू है। तो एच का फॉर्मूला पता ही है, थीटा 0 लेना है 2t बाई आर रो जी। तो टी का वैल्यू आ गया एच आर रो जी डिवाइडेड बाई 2। तो टी का वैल्यू हम इजीली निकाल लेंगे, एच की वैल्यू हो गई 3 × 10⁻², रेडियस कितना दे रखा है 0.5, तो 5 × 10⁻3, डेंसिटी हो गई 10⁻3, जी बोल रहा है 9.81 लेके चलो, ठीक है भाई ले लेते हैं बाई 2, ठीक है। तो इतने से अब हम रिजल्ट डिराइव कर लेते हैं। अगर 10 ले लेते तो बहुत ईजी नहीं हो जाता, 1 ये हो जाता 15 बाई 2 7.5, 7.5 से थोड़ा सा कम, अभी भी जुगाड़ लगा लेते हैं। तो मैं तो 7.5 ही ले लेता हूँ और इसको 10 ले लेता हूँ, तो ये यहाँ से कट गया इंटू 10⁻⁻1, तो ये आ रहा है 0.75 न्यूटन पर मीटर के आसपास, ठीक है ना। अब 0.75 आ रहा है, ये हमने यूज़ किया कितना वैल्यू 10 यूज़ करने पर आ रहा है 0.75। तो एक्चुअल रिजल्ट अगर आप देखोगे 9.81 अगर मैं यूज़ करूँ तो 0.75 से थोड़ा सा कम आएगा। तो राइट आंसर 0.77 नहीं आएगा, राइट आंसर जो आएगा इसको मैं डिलीट करूँ, ये गलत है इसके अंदर आंसर, राइट आंसर जो आएगा वो थोड़ा सा कम 0.72 आ जाएगा, दैट मीन्स फर्स्ट वाला इसका करेक्ट आंसर है। तो मेरे ख्याल से आपको आराम से आ गया होगा समझ। तो अब आ जाते हैं इस प्रॉब्लम पर। ये बोल रहे हैं कैपिलरी ट्यूब ए इज डिप्ड इन वाटर, अनदर आइडेंटिकल कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इन डिटर्जेंट सॉल्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज करेक्ट नेचर ऑफ मेनिस्कस। अब देखो पानी के अंदर डिप करोगे तो लिक्विड ज़्यादा राइज करेगा, ठीक है, और डिटर्जेंट में सरफेस टेंशन की वैल्यू कम हो जाती है तो उसमें कम राइज करेगा। तो ये हो गया डिटर्जेंट में। तो हाइट तो समझ आ गया भाई, एक में ज़्यादा एक में कम होगी, पर मेनिस्कस तो दोनों में कॉनकेव अपवर्ड ही रहेगा क्योंकि लिक्विड तो राइज ही कर रहा है, फॉल करता तो कॉन्वेक्स हो जाता, तो फॉल तो किया ही नहीं, तो मेनिस्कस इन बोथ द केसेस आर कॉनकेव, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, एक्सपेरिमेंट का पर्पस पता चल गया होगा और कंसेप्चुअल प्रॉब्लम आ गए होंगे। तो प्रैक्टिस करो आप इसकी, फिर आगे बढ़ना। थैंक यू सो मच।